किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले जनता, वहाँ के रीति-रिवाज, वहाँ का खान-पान, वहाँ का रहन-सहन, वहाँ की लोक परंपराएँ, लोक विश्वास, सभी कुछ आता है लोक में। और उस लोक की भावमयी लहरियाँ या उस लोक के भावानुभूतियाँ, भावाभिव्यक्ति जब स्वरमयी लहरियों के रूप में अभिव्यक्ति पाती है, तो उसे ही हम लोकगीत कहते हैं। लोकगीतों का जन्म मनुष्य के आदिम विकास के साथ ही हुआ होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। जब मनुष्य ने बोलना शुरू किया, जब उसने अपने भावों की अभिव्यक्ति शब्दों में प्रस्तुत की, तो निश्चित तौर पर तभी से इस सृष्टि में लोकगीतों का सृजन प्रारंभ हुआ होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। आज हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति का प्रमुख आधार ही हमारे लोकगीत है। किसी क्षेत्र विशेष की लोक संस्कृति को जानने का सबसे बेहतरीन माध्यम है हमारे लोकगीत। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पहाड़ी लोक संस्कृति और लोक संगीत के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लोकगीतों की। सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। पहाड़ी लोक संस्कृति और लोक संगीत का यह एपिसोड नंबर 4 है और हम हैं आप सभी के बीच में हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति और में हिमाचल प्रदेश के लोकगीतों में लोक संस्कृति को लेकर। और इस विशेष अवसर पर हमारे साथ मौजूद है हिमाचल के लोकविद, लोक अध्येता और लोकगीतों के रचनाकार, बहुत सारे सुप्रसिद्ध लोकगीतों के रचनाकार श्री दिलीप वशिष्ठ जी। नमस्कार सर। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस विशेष कड़ी में हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति लोकगीतों में लोक संस्कृति विषय पर। खुद की तलाश फेसबुक पेज की तरफ से, अपने सभी दर्शकों की तरफ से, इस कार्यक्रम की संयोजिका होने के नाते मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आज के इस विशेष फेसबुक लाइव में। नमस्कार, अभिवादन यथा योग्य अभिनंदन सभी देखने वालों को। और संगीता जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, बिल्कुल, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। हाँ, और यह भी कि जिस भी तरीके से, जिस भी उद्देश्य से आप जुड़े जी, हैं इस विधा से, जहाँ तक मैं जान पाया हूँ आप एक शोधार्थी हैं और लोक में आपकी रुचि है, उसके लिए आप बहुत-बहुत उसके धन्यवाद के अधिकारी हैं, पात्र हैं और आपकी लोक यात्रा यूँ ही चलती रहे। हम लोक मंगल को जीते रहें, हम लोक सेवा करते रहें, तो ये अनवरत चलता रहे ये, इसलिए हम आपके साथ सब लोग जुड़ रहे हैं। आपने एक-एक करके जिस तरह से सभी कड़ियों को जोड़ा है, वो एक लंबी श्रृंखला बने और वो अटूट श्रृंखला बने और बहुत दूर तक ये बात जानी चाहिए। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। दूर तो तक आप सभी का जाएगी। बहुत-बहुत अभिनंदन है और मैं उपस्थित हूँ आपके बाण सहन करने के लिए कि आप मुझे अभिज्ञ से, अल्पज्ञ से क्या पूछेंगे, तो जी, मैं उपस्थित हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत स्वागत स्वागत और आभार तो हम करते हैं आपका कि आज के इस विशेष कड़ी में आप हमारे साथ जुड़े और अपने सभी दर्शकों को कार्यक्रम से पहले और आपके परिचय से पहले जो है, ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज की जो हमारी विशेष कड़ी थी वो रहने वाली थी सुन्नी ज़िला सिरमौर का जो विशेष क्षेत्र सुन्नी के विशेष संदर्भ में आज हम बात करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश अभी कुछ देर पहले ही हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि आज के जो हमारे लोकविद हैं वो कुछ अस्वस्थ हो गए हैं अचानक से और इस वजह से जो है हमें उनका कार्यक्रम पोस्टपोन करना पड़ा और एक सिर्फ एक फ़ोन पर आप ठीक आधा घंटा पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए राज़ी हुए। इसमें आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है ये कि आप हमारे साथ जुड़े। आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि जो है इतने शॉर्ट नोटिस पर आपने हामी भरी आज के इस कार्यक्रम के लिए। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। एक बात तो कहना चाहूँगा संगीता जी, बीच जी, में एक बात कह रहा हूँ। जी। लोक मंगल के जो भी काम हो, वो सब यज्ञ होते हैं।
जी, और उन सब में आहुति देने के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए हम सबको। मेरी एक खासियत दोस्तों, एक विशेषता, जे आपे किए अच्छा काम ना कर पड़दा, आपे जी, के अच्छा काम ना कर लिए, तो जो आदमी जी, अच्छा काम करो, तेसरा साथ देना चाहिए। और जैसे भी समय, जैसे भी वक्त हो, देखो, प्री प्लान जो भी काम होता है वो तो सभी साथ दे सकते हैं, लेकिन अकस्मात साथ देने को ही साथ देना कहते हैं। तो मैं सभी के लिए ऐसे ही उपस्थित हूँ, सब जानते हैं इस बात को लेकर के। इससे पहले और भी बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हुए जब अचानक से मुझे बुलाया गया कि भाई साहब अब संभालना पड़ो। तो प्रभु ने अगर उस योग्य रखा है तो मैं तैयार हूँ। जी। बहुत शुक्रिया सर। तो बड़ी बढ़िया गल बोली से भाई आप नहीं अगर सो काम कोई शुभ कार्य हो सकता था ते जे काम करदे लग दे तीन ना था कम से कम तो ऐसे वो कर सको एटलीस्ट आप उनके साथ खड़े तो हो सकते हैं। अगर आप जी। उनका हाथ थाम कर उनके साथ चलने का जज्बा नहीं रखते तो एटलीस्ट उनका हाथ पकड़ने का जज्बा होना चाहिए। बहुत और शुक्रिया सर इसके साथ। यही जी, लोक है, यही लोक यात्रा है। जी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र शर्मा वीर जी हमारे साथ जुड़े हैं और 78 शेयर हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया। ये जो आप सभी का प्यार मिलता है यही हमें आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा है और हम अपने मंजिल के चौथे पड़ाव पर है। अभी बहुत तल में है लेकिन आगे बढ़ने का प्रयास जारी है। मैं अपने दर्शकों को क्योंकि कार्यक्रम शुरू में ही बातचीत शुरू हो गई लेकिन आपका परिचय देना जरूरी समझती हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप किसी परिचय के मोहताज है। हिमाचल के परिदृश्य में अगर हम बात करें, आप मूलतः जिला सिरमौर के रहने वाले हैं। आपका जन्म सिरमौर जिला के गांव घाटों पत्रालय बड़ग तहसील में हुआ और वर्तमान में आप विशिष्ट शास्त्री जो है संप्रति अध्यापक है। आप शास्त्री के तौर पर आप कार्यरत हैं बहुत लंबा विद्यालय परिचय में। ना आपके साथ जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब जानते जितना हूँ। बस ये समझिए कि आज हमें लोक पर बात करनी है, ताकि लोगों को लगे कि हम विषय से ना जाएं। तो मैं स्वीकार करता हूँ हल्का आपका सा ये स्वागत। हल्का सर क्योंकि एक परंपरा रहती है हर एक कार्यक्रम की। तो हमारा सौभाग्य है कि आप पहली बार खुद की तलाश के साथ जुड़े हैं तो छोटा सा परिचय जरूर देना चाहूंगी। बहुत लंबी फेहरिस्त है आपके कार्यों की आपके योगदानों की लेकिन छोटा सा मैं भी पढ़ देती हूँ अपने सभी दर्शकों के लिए। तो आप अध्यापक के तौर पर शास्त्री के तौर पर आप विद्यालयों में शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपके लेखन कार्य की अगर हम बात करें तो हिंदी संस्कृत हिमाचली पहाड़ी में आप तीनों ही भाषाओं के ज्ञाता है और तीनों ही भाषाओं में जो है साहित्य रचना कर रहे हैं। और आपकी प्रकाशित पुस्तकें विभिन्न विधाओं में आपने साहित्य रचना भी की। पहाड़ी में भी लिखा आपने लोकगीत जो एक विशेष जो है आपका योगदान रहा लोकगीतों के प्रति। आपने हिमाचल के हर एक बोली में जो है लोकगीतों की रचना की और बहुत प्रसिद्ध लोकगीत जो है प्रकाशित वो रिलीज भी हुए। जैसे अभी जो हिमाचल पुलिस बैंड जो बॉम्बे में पहुंचा है उन्होंने जो गीत गाया नशा मुक्ति पर और एक वीरों के लिए उन्होंने जो श्रद्धांजलि दी है उन दोनों को गीतों को कंपोज आपने किया है। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप इस विषय पर बात करने के लिए आए हैं जो खुद लोक गीतों की रचना कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत आभार और बहुत साधुवाद आपको इस बेहतरीन कार्य के लिए। प्रकाशित पुस्तकों की अगर हम बात करें तो एक आपका काव्य संग्रह आया है अनंत प्रेम की वैदिक प्रार्थनाएं नाम से जो आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन पर आधारित आपका काव्य संग्रह है। वर्ष 2018 में ये संग्रह प्रकाशित हुआ और मेरा कर्म यहाँ लोक जीवन रचता है काव्य संग्रह लोक जीवन पर ही आधारित है जो इलाहाबाद प्रकाशन से 2018 में प्रकाशित हुआ। और एक कृपण दशा नाम से आपकी पुस्तक आई 2018 में। भाषा विज्ञान और साहित्य शास्त्र पर आधारित यह लघु काव्य संग्रह है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी लघु कहानी कविता और लोक कथाओं का प्रकाशन होता रहा है। लगभग 5 साझा संकलनों में आपकी कविताओं का प्रकाशन हो चुका है। आकाशवाणी शिमला से आपकी कविताओं का प्रसारण हो चुका है। दूरदर्शन शिमला की साहित्यिक चर्चा व महात्मा गांधी विमर्श पर आपका प्रसारण किया जा चुका है। हिमाचल के लोक गायकों द्वारा बहुत सारे लोक गायकों ने
25 से अधिक गीतों का आप गायन किया है, जिनको आपने स्वयं कंपोज किया है, स्वयं लिखा है, जिनकी आप रचना कर रहे हैं। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला एवं भाषा संस्कृति विभाग शिमला व अन्य स्वायत्त एवं स्वयंसेवी संस्थाएं द्वारा आयोजित संस्कृत, हिंदी, पहाड़ी तीनों ही भाषाओं के कवि सम्मेलनों में आपने भागीदारी प्रस्तुत की है, शोध पत्र प्रस्तुतिकरण दिया है और विभिन्न रूपों में आपने भागीदारी सुनिश्चित की है। लोक संस्कृति पर विभिन्न शोध पत्र आपके प्रकाशित हुए हैं, आपने प्रस्तुतिकरण किया है शोध पत्रों का विभिन्न कार्यक्रमों में। विभिन्न राज्य स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में लोक नृत्य, लोकवाद्य प्रतियोगिताओं का आपने संचालन किया है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला चौड़ा मैदान दिल्ली में तीनों पुस्तकों को स्थान मिला है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। वर्तमान में संस्कृत विषय में हिमाचली लोक भाषा पर विद्या परिधि यानी आप पीएचडी कर रहे हैं वर्तमान में संस्कृत विषय में हिमाचली लोक भाषा पर। ये बहुत ही बेहतरीन विषय है और लोक के प्रति जो आपकी आहुति इस कार्य के माध्यम से, इस शोध कार्य के माध्यम से रहने वाली है, वो सचमुच बहुत काबिले तारीफ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लोग के लिए। इसके लिए आपको साधुवाद। बहुत कुछ है कहने को, इसके अलावा भी बहुत सारे पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है समय समय पर। अंतर शब्द शक्ति पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू यूथ सेंटर एनटी तिवारी नई दिल्ली से 5 जनवरी 2019 को आपको इस राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। कृपण दशा लघु काव्य संग्रह के लिए ये पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ था। वाग्देवी वांग्मय विभूति पुरस्कार राज्य स्तरीय पुरस्कार है और ऑथर्स गिल्ड हिमाचल प्रदेश कांगड़ा चैप्टर द्वारा आपको सम्मानित किया गया। आचार्य वशिष्ठ पुरस्कार सिरमौर कला संगम द्वारा आपको दिया गया, राज्य स्तरीय पुरस्कार है ये, जो लोक साहित्य के लिए आपको प्रदान किया गया। गायत्री पुरस्कार गायत्री आश्रम श्री रेणुका जी साहित्य के लिए आपको दिया गया यह पुरस्कार। और विद्या विशारद पुरस्कार हिमोत्कर्ष शिक्षण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों के लिए आपको मिला। नेशनल वर्ल्ड अवार्ड अरिहंत सोसाइटी शिक्षण में विभिन्न विशेष उपलब्धियों के लिए आपको दिया गया। और शंखनाद मीडिया विशिष्ट पुरस्कार। इसके अतिरिक्त कितने सारे पुरस्कार होंगे, क्या कुछ आपने जीवन में हासिल किया और क्या कुछ आपने कार्य किए, वो सारे यहाँ पर नहीं रख पा रही हूँ, लेकिन यह छोटा सा परिचय सभी दर्शकों को देने का प्रयास किया। मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ आज की इस विशेष कड़ी में, हिमाचल प्रदेश के लोक गीतों में लोक संस्कृति। जैसा कि आपके परिचय से हमें मालूम हुआ कि आप लोक गीतों के रचनाकार हैं। बहुत सारे लोकगीत आपने स्वयं लिखे, जिन्हें हिमाचल के विभिन्न लोक गायकों ने अपनी आवाज दी। तो एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने लोक गीतों की स्वयं रचना की है, वो लोक पर बहुत कुछ काम कर चुके हैं। अभी इस छोटे से जीवन काल में मैं कहूंगी कि आपने बहुत कुछ काम कर लिया है और अभी इतना जीवन जितना पड़ा है, बहुत कुछ अभी निरंतर प्रयासरत भी है, निरंतर आप अपना कार्य बिल्कुल एक निरंतर आप इस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लोक से जुड़े हुए हैं, रचना से, साहित्य लेखन से, पठन पाठन से जुड़े हुए हैं। एक बार पुनः स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। इस बीच बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं जो आपको सुनना चाहते हैं और बहुत कुछ बातचीत आपके माध्यम से आज हम जानेंगे। पहले सवाल पर आएंगे। जैसा आपने कहा कि एक शब्द आपने इस्तेमाल किया था मेरे जहन में, हमारे दर्शक जो बड़ा भारी इंतजार लगता कि अपने हमारे दिलीप वशिष्ठ जी बोलो कुछ अपनी वाणी दो, अपने गला बात डावे के। तो पहला जरा मेरा प्रश्न सा तो जो भाई लोकगीत है क्या चीज, क्या चीज है लोकगीतों के, क्या मायने हैं आपके अनुसार? और हिमाचल में जड़ी लोकगीता जड़ी परंपरा रही लामी एता फिर थोड़ी गलत है अपनी। जी संगीता जी, पहले तो तू सभी धन्यवाद रे, बहुत लंबा परिचय तुमने दीता, ये बड़प्पन है आप सबका। पर अच्छा, अब लोकगीत की बात करते हैं। सभी थी पहली बात है लोक शब्द का सो लोक रा सामान्य सीधा सा अर्थ सो संसार, जो हमारा साधारण संसार सो से लोक। और संसार दा मनुष्य ऐसा प्राणी सो, हमें आदमी ऐसे सो कि जब उनमें बहुत दुख हो या जब उनमें बहुत खुशी हो, जब उनमें बहुत क्रोध हो या जब कुछ, तो कुछ लोगों रे मन इतने विवल होंगे किसी गीत निकल रहे।
वो गीत के रूप में प्रकट हो जाता है, तो वो लोकगीत बन जाता है। फिर अब लोकगीत में क्या होता है, लोकगीत होता है लोको रे जीणूरा तरीका, लोको रे मरनोरा तरीका, लोको रे लोक यानी संसार यानी कि व्यक्ति रा, आदमी रा खान पान रा तरीका, बामणे पहनने रा तरीका, जो भी सी जीवन जियो से तीनों लोकगीत तीनों गीतों दा आओ तब से लोकगीत कहलांदे। अब गीत तो बॉलीवुड रे बस अंग्रेजी बस सारे पर सारे से लोकगीत ना थी। लोकगीत री विशेष पहचान है जी, जिंदा लोको रा दर्शन हो, जिंदा संसार री कुछ बात हो, जिंदे जीवने मन री कुछ बात हो। आजकल तो गीत चाले रहे तो तिने बीचो दे अंग्रेजी रे मंत्र पढ़ दे से, जैसे आई लव यू वाला ओ का मंत्र पढ़ दे तू, जैसे तो से लोकगीत थोड़ी हो सो। लोकगीत तो सिंधे जिंद लोको री बात लोग मैं कोशिश के कि मैं हाँ लोको री बात लिखूं, लोको को लिखूं। जैसे कि किशन वर्मा जी कूणन जानता थे ना, उन्होंने तेने मेरे बड़े अच्छे अच्छे तेने मेरे गीत गाते हैं, देवेंद्र ठाकुरे गाते। तो देवेंद्र ठाकुरे जो अगला गीत गाया कि हम बोलो छेड़ूरा खेलो चीते आओ नारना, मतलब बचपन का खेल याद आता है ना। एरा चूटा मोनुडू जरा माटी रा ढेलो चीते आओ नारना। आज वो एक गीत खूब गाया जाऊं लोग बीन बाजेगा लांदे महफिलों दा लांदे गियो दा लांदे। तो ये बसो एक बात। अच्छा लोकगीत रे दूसरी बात का असो कि जो हिमाचली लोकगीत, हिमाचल कैसा असो केरा असो जी हिमाचल, हम जब हिमाचल की बात करते तो अस्त हिमाचल 12 जिले सारे, लेकिन हमारे कुछ बुद्धिमान लोग बुद्धिजीवी लोग बिंदा गलती कर जाते। कैसे कि वो कभी लाहौल और किन्नौर को नहीं गिनते। और ये मैंने इसमें बड़ा मैंने आभास किया इस बात का जब मैं शोध कार्य में अपने गया, और भाषिक शोध कार्य में जब मैं गया तो जितना वो शोध हो तो जब भाषा री बात हुई तो उधर ही हिमाचल री बात कर दे, तो किन्नौर लाहौल री कम बात कर दे। पर मेरा प्रयास हो कि जब मैं अपना भाषिक शोध प्रस्तुत करूंगा तो उसमें किन्नौर और लाहौल को सारा लेके आऊंगा, वहाँ के लोकगीतों की छटा भी लेके आऊंगा। बहुत बढ़िया आपने बात कही जड़ी तो बोलोस भाई लोक जड़ा लोकगीत जड़े साथे ताजे सबकी पहली पहचान है ऐसा भाई जिसमें लोक का वर्णन हो, जिसमें हाँ हम जब हमें हमारा रहन सहन खाना पीना नाचना गाना हंसना रोना जीना मरना सब भी किसी जड़ा वर्णन होना सब किसी जड़ा इतना ते तांद्रे समाहित होना अच्छा तबे जो कुछ हमारे थोड़े उदाहरण लोकगीत बीचों कहलाने। बीचों टुक दो, थोड़ा कुछ उदाहरण दो लोगों को ताकि और समझ आऊं। आपको बीच में हाँ टोक जी। लिया मैंने। अब जैसे जी देखो ना बिल्कुल। पुराने गीत कितने बढ़िया लोग से वर्णन कर रहे कि रोंदे लागे रे रेशमिये नवे घर रे तोंगे, नवे घरों रे तोंगे। जो तोंग होता है ना कि जो अब जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें हमारा जीवन शैली बान बनावट सब कुछ आ जाती है। अब आज रे छोटू जानते में ना तोंग का हो, एक आहाता एक बरामदा जो लकड़ियों का बनाया जाता था वो तोंग है ना जी, उसको बनाने का तरीका। अब और बात देखो, जैसे एक झोरे गांव थे कि काटी लोनी कुकड़ी लाए लोने गोरे, हमारे एक झुरी गाई जाती है सिरमौर में। अब जो नौवे गीत का गायक हुए हमारे बड़े बड़े समझदार हुए, तेने कहा क्यों, तेने पूछे न कुएं, कोई नहीं पूछा, उन्होंने किसी को ढूंढा नहीं लोक गीतकार को, उन्होंने क्या गा दिया, लाए काटी लोनी कुकड़ी लाए लोनी घोरे। अब इसका हानि क्या हुई, अरे घोरे में और गोरे में बड़ा फर्क है। संगीता जी आप तो शोधार्थी है। गोरे जो है वो एक पूरी संस्कृति है, कृषि का एक तरीका है। जब वो मक्खियां काटते थे तो उनको पूरा बहुत एक तरीके से खड़ा करके सभी मक्खियों को इकट्ठा लगाया जाता था, उसके खड़ट्टे के साथ कखड़ांडे के साथ जो उसका डंडा होता है ना जी। हाँ और जी, उसमें हाँ क्या जी। होता था कि गोरे में उनको इस ढंग से बांधा जाता था, अगर कोई कच्ची मक्खी भी रह गई हो तो वो भी उसमें पक जाती थी, तो उसको बोलते थे गोरा, गोर पाना या गोरे। तो काटी लोनी कुकड़ी लाई लोनी गोरे, तो एक पूरी कृषि की एक वहां पर एक वो परंपरा आ जाती थी। जब हम गोरे शब्द सुनेंगे तो हम उसकी प्रक्रिया भी सीखेंगे कि गोरे लाना कैसा हो। अब उसने गायक ने गा दिया आज की लाई लानी गोरे, जी। तो घोरे तो सिर्फ बाद में होती, घर में तो बाद में आती थी मक्खी, पहले गोरे में लगती थी, फिर वहां से छिलाई की जाती थी, फिर उस जो कच्ची मक्खी पक जाती थी। बहुत एक बड़ी, तो ये है संस्कृति और ये है लोकगीत। तो लोकगीत जो है इस तरह से संस्कृति को दर्शाता है। अब हमने उसमें कर दिया सारा सत्यानाश। अब वो एक और गीत आपको मुझे बड़ा याद आ रहा है, आपको मैं कम बोलने दूंगा शायद आज कि बहुत स्वागत सर। आज तो चाहूँ जे जी भाई तू से बोलो हाँ चुपचाप सुनती रहो इतनी बड़ी महत्व एक और हमारे गीत बीच देखो, में है जे आज। एक ही गायक है हमारे सिरमौर राय गीतों सो, जे कली पाए बोलो मोशोरे दुकान पापू लाला बाटोरे बेदिया।
गीत है, बहुत प्यारा है। अब गायक गाते मैं गा नहीं सकता हूँ उतना अच्छा। अब एक नया गीत गायक आया हो, मैंने सुना वो गीत, सिर पकड़ लिया सर मैंने बीच में अपना। आपको भी टोक रही हूँ, माफ़ी चाहूँगी क्योंकि आप भली-भाँति जानते हैं कि लोकगीत जो है लोक की निधि है। तो सेड़ा नहीं बोल सकते भैया हम गा ही नहीं सकता, क्योंकि जो लिख रहे हैं, जो लोक को इतना जी रहे हैं, वो गा भी सकते हैं। तो हम हमारे दर्शक और हम तो ज़रूर सुनना चाहेंगे, बीच में ज़रूर आप गुनगुनाएँ। अगर मैं प्रयास कर पाया जी, मैं बहुत अच्छा नहीं गाता हूँ, जो सच्ची बात है। मैं लिखता ज़रूर हूँ। अच्छा, वो जो बात थी ना कि पाए बोलो मोशरे दुकान पपुलाला हाय रे बेदिया। अब वो जो ना मशहूरी दुकान थी ना, मशहूरी एक गाँव है हमारा, लाना मशहूर, तो वहाँ उसने दुकान डाली थी। अब जो नया सिंगर आया, नया गायक आया, तिन्ही का गाओ, वो पाए बोलो मशहूरी दुकान। अब वो ऐसा कौन सा बढ़िया होगा जो मांस की ही दुकान डालेगा, मांस मतलब उड़द, इतना हाँ बड़ा जी। कौन बढ़िया होगा तो पूरी मांस की ही दुकान डालेगा, ऐसा कौन बढ़िया होला। अब तिन्ही का वो पाए बोलो मशहूरी दुकान, मशहूरी कैसे होगी, वो लाना मशहूर है, जगह है, वहाँ की एक कहानी है। तो ये संस्कृत का सत्यानाश ऐसे होता है। और एष्ट जो है लोकगीतों ते संस्कृतियां। अब नहीं सैगल अब सैगल साहब ने एक गीत गाया क्या, देखो कुछ लोगों को अधिकतर पता नहीं होता है। आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी वैद्य सूरज सिंह जी ने एक गीत लिखा था जो आज भी हिमाचल का आदर्श गीत है। और वो हिमाचल का एक कहते हैं ना वो परिचयात्मक गीत है। से सिरसो जे फुल्ली करो फुलड़ी डाले फूलला पलाशो बांकामुल बांकामुल का हिमाचला। अब ये गाया है डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी ने। अब मुझे नहीं गाना चाहिए क्योंकि मैं नहीं गा सकता जैसा उन्होंने गाया। तो वैद्य सूरज सिंह जी ने, आदरणीय वैद्य सूरज सिंह जी ने इस गीत को लिखा है, डॉक्टर कृष्णलाल सहगल साहब ने इसको गाया है। और आज की डेट में हर कोई सिंगर ये बोलता है कि दावे से कह रहे हैं कि मैंने ये गीत गाया, ये मेरा गीत है। और उसमें जो लोक दर्शन है, हिमाचल का जो दर्शन है उस गीत में, जी। उसको महसूस तक नहीं कर सकते हैं। तो ये लोकगीत कहलाते हैं ना। तो अब लोकगीत क्या है, लोकगीत जो है व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है। कुल्लू में गाया जाता है, नाच दी एजे मेरी बाबा रूपी है। अब वो कुल्लू में गाया जाता है, सिरमौर में उस पर नाटी की जा रही है, या सोलन में गाया जाएगा कि पर बोलो ढाका दे रेड़ू आ तेरे होंदे पड़े तो नीरे नाले। अब वो सोलन में या मंडी में गाया जाता है, यहाँ भी उसको सुना जाता है। तो लोग जो है अपने साथ प्रभाव को स्वयं लेके जाता है और भाषा को अपने आप जिंदा करता है। एक जो भी प्रश्न आजकल चल रहा है ना कि कुल्लू की भाषा अलग है, सिरमौर की अलग है, आप कुल्लू बोल रहे हैं, मो सिरमौरी बोली तो बोली, फर्क लगा को थी, कोई फर्क हो सो, सब ये बेकार की बातें, राजनीति की बातें हैं और हिमाचल को तोड़ने की बातें हैं। तो लोग ही तीन को जिंदा करेगा जी। बिल्कुल। तो शुरू में एक गल बोली तो भाई लोकगीत जड़सा हमारे पूरे जड़ी संस्कृति है जोड़ने का काम करूं जड़ी असं बोलत भाई ये कुल्लू जिला से मंडी से सिरमौर सोलन कांगड़ा से शिमला जड़ा शिमले लोकगीत सा सो कुल्लू भी चलना मंडी भी चलना सो सिरमौर भी चलना हर जगह सो चंडीगढ़ जाओ आप पहाड़ी पहाड़ी कल्चर तो चंडीगढ़ जाए जर भी सो है मिला पाले पारे बोला ढाका दे रिडुआ मेरा रेडियो आते तो रहे। वही तो वही चीज जो है वो हमें जोड़ने का काम कर रही है। अ, थोड़ा मैं सोच रही थी कि धीरे धीरे आऊंगी लेकिन बहुत बातें आप बहुत आगे ले गए लेकिन मैं चाहूंगी कि लोक संस्कृति पर भी बात हो। लोक संस्कृति के क्या मायने हैं क्योंकि हम लोकगीतों और लोक संस्कृति पर बात कर रहे हैं तो मेरी तो अर्ज सर भाई सबसे पहले इस हाथ से जाता सर भाई लोक संस्कृति के क्या मायने हैं क्या क्या जी हाँ, आपके अनुसार। ले आपने बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है। सबसे पहले हमें समझना है कि संस्कृति क्या है। अधिकतर हम इस बात में उलझ जाते हैं कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। हाँ जी। तो हम जो सभ्यता होती है वो संस्कृति होती है, वो सभ्यता जो होती है वो संस्कृति पर आश्रित होती है। व्यक्ति पहले संस्कारित होता है, संस्कारित यानी कि हम एक परंपरा चलाते हैं, उसको हम शुद्ध करते हैं, उसको संस्कार कहा जाता है। समय का परिष्कृतम इति संस्कृतम, अच्छे प्रकार से जो शुद्ध किया गया है उसे संस्कृत कहा जाता है। संस्कृतों से संस्कार का पोषण होता है।
संस्कार से संस्कृति बनती है, और उस संस्कृति को जब हम जीवन यापन में, जीवन काल में लेके चलते हैं तो वो सभ्यता हो जाती है। जैसे जैसे कि आप भारतीय सभ्यता की तो बात है ही है, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की भी बात करते हैं ना, तो वो संस्कृति से सभ्यता बनी है। उन्होंने संस्कृति का पालन किया, जो जो उन्होंने परिपाटी चलाई, और उससे एक सभ्यता का निर्माण किया गया है। तो लोक संस्कृति जो होती है वो हमारे जीवन के क्रम को शुद्ध किया जाता है। जीवन के क्रम को जो हम शुद्ध करके, जीवन के तरीकों को जब हम शुद्ध करते हैं, उनको सिद्धांत में ढालते हैं, उस सिद्धांत को हम जीते हैं। जैसे कि हम भारतीय परंपरा में 16 संस्कार की प्रथा है, तो वो संस्कृति का अंग है। ठीक है ना जी। 4 आश्रमों की प्रथा है, जैसे मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर आपका गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, और फिर संन्यास आश्रम। ये संस्कृति की सोपान है, सीढ़ियां है कि जीवन को जिया कैसे जाए, उसको दिव्य कैसे बनाया जाए, उसमें आत्मबल कैसे किया जाए। ये सब संस्कृति से आता है, और संस्कृति से ही सभ्यता बनती है। सभ्यता नहीं, हम सभ्य हो जाते हैं। पशु से अलग होकर के हम सभ्य हो जाते हैं। तो फर्क भी है। पशु नाम समझ जाए, पशुओं का समझ जो होता है झुंड होता है, और मनुष्य नाम समाज है, और मनुष्य का जो होता है वो समाज होता है। इतना अंतर है, और ये अंतर जो है संस्कृति पैदा कर देती है। बहुत ही जड़े तो बड़े सधे हुए अंदाज हमें तो सही गल मारे सामने ढाई बड़ी बड़ी सुलझी जे गल उत्तर देना तो से जवाब देना तो से सगला तब हमारे बहुत सारे आपके चाहने वाले या बहुत सारे आपके जो जिनके आप चहेते हैं वो जुड़े हुए हैं और निरंतर जो है अपना प्यार दे रहे हैं। और आप इस मंच के माध्यम से ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि इस लाइव स्ट्रीमिंग को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और आज की जो बहुत मुझे लगता है कि बहुत ज्ञानवर्धक चर्चा हो रही है और आगे भी होगी, अभी जितना समय हमारे पास है कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बातचीत हम अपने जो लोक अध्येता के साथ कर पाए। तो अच्छा संगीता जी, मैं आपको लोक संस्कृति की ओर ले आता हूँ अब जरा। अभी तक हाँ जो जी मैंने बात जी की वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में की, जी हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में करता हूँ। हिमाचल रे बात कैसी हो सो लोक संस्कृति री कि देखो, हमारे इंदे संस्कार गीत गाए जाते हैं। ठीक है ना जी। त्योहार पर्व भी मनाए जाते हैं, देवताओं के साथ का भी हमारा संयोग है। तो जी हिमाचल उसको देव धरा, देव धरा उसको हाँ जी वेद धरा उसको, है ना जी। देव वित्तीय हुए और वेद वित्तीय हुए। हिमालय से उद्भव हुआ है वेदों का, वेद की परंपरा यहाँ से चली है। ठीक है ना। तो वैदिक संस्कृति से कई लोग जो है नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं। मेरे साथ मैं बहुत विशेषज्ञों के साथ बैठा हूँ, तो उनको परेशानी हो जाती है जब मैं वैदिक संस्कृति की बात करता हूँ। अब देखो वहां से लोक संस्कृति कैसे चली। वहां से चली कि वेदों में सबसे पहले अनहद की बात की गई। ठीक है ना जी। और वहां पर फिर जो ऋचाओं को आत्मसात किया गया, ऋचाओं को फिर गायन में लाया गया। वहां से फिर सामवेद की उत्पत्ति हुई, फिर सामगान की उत्पत्ति हुई, फिर वाद्य यंत्रों की उत्पत्ति हमारे को वैदिक काल में मिलती है। और वो सारे जितने वाद्य यंत्र हैं से जुड़े होंगे को थे देवता साथे, देवता साथे हमारे वाद्य यंत्र जुड़े होंगे। अब से बजाए जाते देवता साथे। अब से वाद्य यंत्र जब देवता साथे बजाए तो बजाते बजाते से लोग के अपने मनोरंजनों के पे प्रयोग करने शुरू किए। ठीक है ना जी। तो देवता साथे जब से बजाए जाते तो तीन जैसे हमारे नौगत तालो बजदी, या जागरेरी ताल बाजो, जातर जाओ से बाजो, या हमारा मेला पर्व बाजो, बधाई बाजो, तो से सब बजाया जाता है देवताओं के साथ। अब उसी का ही लोक के मनोरंजन के लिए प्रयोग किया गया। जिनने नाट्य बजाए, रासा बजाया, लामण बजाया, है ना जी। और विशु बजाओ, जंगताल बजाए। तो ये वेद के साथ ये परंपराएं चलती रही। और वेदकालीन जो उस टाइम वाद्य यंत्र हुए, बहुत से लोगों के ऐसे प्रश्न होंगे जो मुझ पर अभी आलोचना भी करेंगे, हो सकता है, क्योंकि जितना दिन मैंने किया है वो मैंने किया, जो दूसरे ने किया है उस पर मेरा एक शोध पत्र भी पूरा है। ऐसे लोक वाद्य देवतारे माध्यम से आने लगे लोक में भी। तो अब से रामायण काल आया, 3 दिवसीय लोक वाद्य बजाए गए। महाभारत काल आया, 3 दिवसीय बजाए गए। अब कलयुग आया तो इन दिवसीय बाज रहे। तो हमारे जैसे दिवाली हो, विशु हो, और हमारे झिंझू हो, है ना, या लबीरा मेला हो, हमारे बंडी शिवरात्रि हो, तो सब जगह से वाद्य यंत्र बजाए जाते। तीनों वाद्य यंत्रों साथे कुछ गाओ जाऊं, तो जो तीनों साथे गाए जाऊं वो कुछ तो देवतारे गीत जिन्होंने देव गाथा बोलते, देव गाथा, फिर वीर गाथा। बहुत लंबी फहरिस्त, मतलब समय का मेरे पास बोलने के लिए बहुत ज्यादा है। मैं इन शॉर्ट सब बातें बता रहा हूँ कि देव गाथा गाई जाती है उन वाद्यों के साथ।
फिर वीर गाथाएं गाई जाती है, तीनों साथ ही लोक मनोरंजन गीत गाए जाते हैं और उनके साथ फिर नृत्य भी किया जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र जब लिखा तो उन्होंने वहां पर ये बात सिद्ध कर दी थी। क्या लिखा था कि नृत्यम गीतम तथा वाद्यम त्रियम संगीतम उच्चते। जब गीत, नृत्य और वाद्य तीनों जब इकट्ठे जुड़ते हैं तो उसको संगीत कहते हैं। मात्र गाने को संगीत नहीं कहते, मात्र बजाने को संगीत नहीं कहते, और मात्र गाने बजाने को भी संगीत नहीं कहते, उसके साथ नृत्य भी होना चाहिए, तब वो संगीत कहलाता है। और वो संगीत की परंपरा हमारे भारत में, हमारे हिमाचल में पुष्ट रूप से है और बड़ी दृढ़ रूप से है। इतना में बड़ा गर्व सो, बड़ा मान सो। और ये देवतारे साथ जब तुड़ी देवतारा डर रोला हिमाचल होता, तब तुड़ी से सब बजा लेवे, गा लेवे। जब एम तो से आप भ्रंश हो जालो, तो अब तुम्हें पीपे बजाओ, कनस्तर बजाओ, तो तुम्हें चाहे कुछ भी बजाओ, तो सिर्फ देव बाती उतरन रोल जाती। बहुत ही बढ़िया तरीका है तुसे कल दसिस भाई। किस तरह से जो है वेदों की शुरुआत भी यहीं से हुई, और देव परंपरा और वेद, जो वेदों की ऋग्वेद की बात करें हम, या हिमाचल से शुरुआत हुई। और जिस तरह से जड़े आस बोलो भाई, मानव सृष्टि का विकास भी मनाली गाँव मनु महाराज ने, जब सृष्टि में प्रलय आया था तो मनु महाराज ने जब सृष्टि का निर्माण शुरू किया, तो सो जड़ हमारे कुल्लू जिला मनाली, जो मनु महाराज के नाम पर भी, उसका नाम भी वहीं से पड़ा। तो सब गोला अंग्रेजों भाई, और तो सब बहुत बढ़िया तरीका लोकगीत पर पूजस भाई केड़ा सिर्फ दो एक चीज नहीं है। लोकगीत, लोकगीतों के बनने में उसके साथ जड़वर वाद्य यंत्र भी, गाना नाचना बजाना सब एक ही चीज अंग्रेजों। और इसके भी आपने अलग अलग तरीके बताए कि क्या क्या जो है हमारे वाद्य यंत्रों में, क्या कुछ अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र भी बजते हैं हिमाचल में। तो किस प्रश्न लगते हैं हमारे साथ हिमाचल के साहित्यकार सतीश धर जी जुड़े हैं। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। इनका श्रीधर जी को मैं प्रणाम भेजता हूँ इस मंच से, और उनका आना हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। संगीता जी, आपकी सफलता है ये। बिल्कुल सर, ये सचमुच हमारा सौभाग्य है कि ऐसे मनीषी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इनका सवाल ये है कि लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए क्या राजाश्रय आवश्यक है? बहुत बेहतरीन, और मुझे लगता है निश्चित तौर पर अगर ये ये सवाल प्रश्न उठना सतीश, चाहिए। अगर ये प्रश्न सतीश धर जी पूछ रहे हैं तो मैं उत्तर भला क्या दे सकता हूँ, पर फिर भी यहाँ बैठा हूं तो मुझे उत्तर देना होगा। सतीश धर जी तो खैर देंगे ही इस बात का, इनसे भी हम पूछेंगे। राजाश्रय में प्रत्येक विधा पली है। भाषा का विकास राजाश्रय में होता है, संस्कृति का विकास राजाश्रय में होता है। राजा जिस तरह की संस्कृति का प्रचलन करना चाहता है उस तरह की संस्कृति बनती है। राजाश्रय में लोग जीते हैं, लोग पलते हैं, और वहां पर नियम बनते हैं। तो लोक संस्कृति को बचाने के लिए राजाश्रय का होना अत्यावश्यक है। पर अगर राज्याश्रय भी नहीं हो रहा हो, राज्य का आश्रय भी नहीं मिला, तो एक बात बताऊंगा बीचों भारतोदय, अरे बोलते भारत गुलाम रहा शुरू, भारत में इतने सारे विदेशी संस्कृति आए, चाहे से मंगोल आए, मुगल आए, बाद चाहे कोई तुर्क आया, चाहे कोई अंग्रेज आए, बीच में नेपालियों का भी, गोरखाओं का भी यहाँ आक्रमण हुए, बड़े कुछ कोशिश हुए ना। तो ऐसा बोलते अगर राज्याश्रय में संस्कृति पले तो बहुत कुछ संस्कृति नष्ट हो जानी चाहिए थी, हमारी परंपराएं बहुत सारी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मात्र राज्याश्रय भी एक साधन नहीं है। अगर राज्य ना ही काम कर पाए, राजा ना ही योग्य हो, तो क्या संस्कृति को नष्ट होने दिया जाए? संस्कृति जो है वो चलती है आचार्यों के बलबूते पे, वो चलती है साधकों के बलबूते पे, वो चलती है विद्वत जनों के बलबूते पे। तो राज्याश्रय उसको बढ़ा सकता है लेकिन पाल नहीं सकता है, उसको वो सजीव नहीं रख सकता। सजीव रखने वाले यही लोग हैं, हम लोग हैं, आप लोग हैं, आम लोग हैं। और एक बात बताऊं, कितना हमारी संस्कृति को काटने का बात करेंगे कि हमारी जो संस्कृति है सो यहाँ आयुर्वेद जो थी ना, आयुर्वेद आज बोलते कोरोना आया, आज बोलते फलानी महामारी आए, बहुत कुछ आओ, इतनी दवाई बन गए, इतने इंजेक्शन बन गए, तो जितने जितनी बीमारी आई तितने तितने दवाई इंजेक्शन बनने लगे। लेकिन पहले पहले हमारी जीवन प्रक्रिया इतनी प्राकृतिक, इतनी शुद्ध थी कि हमें कोई बीमारी होती नहीं थी। और उसके साथ साथ आयुर्वेद का ज्ञान प्रत्येक बच्चे को था,
प्रत्येक बुजुर्ग को था, प्रत्येक आदमी को था। अगर हम जो में आज हम घास काट दे ना, और घास काट दे जो हमारे हाथ कट जाओ, तो मैं पियोनी री पाची लांदे, कुडोनी री पाची लांदे, नीलकंठी लांदे। जानते हैं हम लोग, जे कोसी थोड़ा बहुत सांप काट पाओ, सांप काट लेता है तो हम प्याज खाते हैं, वहां मिर्च लगाते हैं। बहुत सी चीजें थी जो फर्स्ट एड की हमारे पास भी थी, और बड़ी बड़ी चीजें भी थी, और छोटी छोटी बातें हमारे पास इतनी थी, जैसे कि मान लो जो पूरी हमारे रसोई हो ना, रसोई रसोई में जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च, सब कुछ दवाइयां थी जो छौके में डाली जाती है। ये हमारे शरीर को पुष्ट करती थी। ये आयुर्वेद था, और आयुर्वेद घर घर में था, प्रत्येक व्यक्ति को था। तो ये तो किसी राजा ने नहीं सिखाया, ये सिखाया आचार्यों ने, ये सिखाया साधकों ने, ये सिखाया सन्यासियों ने, ये सिखाया उस समय के शोधकर्ताओं ने, जिनको ऋषि कहा जाता था, जिनको मुनि कहा जाता था। मुनि खैर मनन करने वाले वो अलग लोग थे, ऋषि लोग थे, ये ऋषि परंपराएं थी ये। तो राजा अगर अपना मान बढ़ाना चाहे, राजा अगर अपने आप को सबके सामने रखना चाहे, कैसा कह सकते हैं उसको, लोकप्रिय, तो वो संस्कृति को आश्रय दे, संस्कृति को पाले, शुद्ध चीजों को चलाए। और अगर राज्य नष्ट होना चाहता है तो वो संस्कृति का भले ही नाश कर दे, भले ही बेड़ा गर्क कर दे, लेकिन हम लोग संस्कृति को नहीं जाने देंगे। इस बात का सबको विश्वास करना चाहिए, और ये बात सब भी माननी चाहिए। बहुत ही बढ़िया तुसे जवाब देना भाई। लोक जरा हमारा लोक आंध्र सब किस्सा चाहे वो सो चिकित्सा गल तुस तो चिकित्सा गल की भाई जरा लाज पानी मारा को काठी काठी जाए, गुठी काठी जाए, हाथ काठी जाए, या कीड़े खाई जाए, किस हाँ होर जी, हो जाए, तो सब किस मारे जड़े रसोई है मीठू थी सारी चीजा है ना, घर है मिठनी दाल पाँच जी, के जी खाओ, को हल्दी है जरा आज की डेट में भी आऊँ भाई मेरे दादा रा बोलो को लागी जाता सो हमारे फेगड़ा बोलता है फागू हाँ बोलते हैं फेंक उसको, कई बिल्कुल। जगह फेगड़ा बोलते हैं। तो कहीं अगर कट लग जाए या फिर कांटा चुभ जाए तो तथा से जरा दूध दूं तेरी पावा से जो कांडा बाहर निकल जाऊं फट से। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपने आयुर्वेद की बात इसमें की, एक और लेकिन बात बोल रहा हूँ, देखिए एक और बात जी बोल रहा हूँ, गीता का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, कि जो हाँ जितनी जी भी बातें हो रही ना जी, कि हमने साइंस में इतना चलो मैं यह बड़ा कंट्राडिक्टरी हो जाएगी, ये बात मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो व्यक्ति संयम से चलता है, नियम से चलता है, उसको ज्यादा हानि नहीं होती है, क्योंकि गीता में बिल्कुल शुद्ध ये बात कही गई है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से युक्त कर्मण से चेष्ट से, ऐसा कुछ, मैं शायद अशुद्ध बोल रहा हूँ थोड़ा, युक्त स्वप्नावबोध से योगी भक्ति दुख। जो व्यक्ति सही आहार करता है, सही विहार करता है, सही समय पे सोता है, सही समय पे जागता है, वो सभी दुखों का नाश करके योगी सिद्ध हो जाता है, ऐसा गीता कहती है। और ये है संस्कृति की बात, ये है संस्कृति जो हमारे संस्कारों में बसी है। वरना हम आज भी देखते हैं कि 150 200 साल के महात्मा आज भी जिंदे, बिना हवा पानी के भी जिंदे बहुत सारे लोग हैं। तो ये संस्कृति थी, और ये हमारे लोकगीतों में भी आती थी। जहां से हम शुरू हुए ना लोकगीतों से, ये लोकगीतों में भी झलकती है, उसमें सब गाई जाती है। भर्तृहरि आज गाया जाता है, क्यों गाया जाता है? महाभारत आज गाई जाती है, क्यों गाई जाती है? भर्तृहरि को कभी सुनना, उसको जो गाया जाता है, उसने किस तरीके से जीवन जिया था। लंबा सा एक कमेंट आया है, मैं जरूर पढ़ना आनंद चाहूंगी। चिंटा जी ठाकुर का मैं नरेंद्र पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, छिड़ना जी, हाँ जी, आज जो गीतकार अपनी लेखनी में नशा करने को स्थान दे रहे हैं और कुछ गीतकार उसे बड़े चाव से गा रहे हैं, जैसे एक आधिया मंगाई जा रहे, बोतल रह गई ठेके, कोई नशा कराई दे। इस तरह के बहुत से गीत हैं। यह हमारी संस्कृति के लिए कितने घातक है और इनसे कैसे पार पाया जाए, ये शायद उस सवाल पर आ रहे हैं जिस जो मैं अंत में करना चाहती थी, कि क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देखिए आपको मैं विसंगतियां बता मुझे दूं। लगता है हर जगह होंगी। मैं चाहूंगी कि आप इस सवाल का जवाब दें। हाँ, पहले आपको ये बता दूं, जो नरेंद्र छिंटा जी है, ये बहुत अच्छे लेखक भी हैं, बहुत अच्छे कवि हाँ हैं, जी और हमारे परम मित्र हैं, स्नेही हैं। और इन्होंने बहुत सुंदर ये प्रश्न किया है। ऐसे जब जी गीत गाने लगे ना, सारी जी गीत आने लग रही, और हमारे नौ में जो जुनजे पुराने सिंगर थे, जब से फ्लॉप हो गई है, तो तेने गिरे आप हिट होने के गिरे गीत गाए। और गजब वाली बात बताऊं कि इन्हों गीत सुनो कौन, 18 साल या 10 साल दोबारा छेड़ू, और 35 साल तुड़ा जा ज्यादा, या जिन्हें शराब पीणू बेचणू। अब सज्जे बार बार यूट्यूब का स्ट्रीम कर दे, सज्जा गाना बार बार चलाते, तीन व्यू बढ़ जाते, फिर जाते सब जे तो बड़ा हिट गाना हो गया भाई। लेकिन वो कितनी बड़ी दुर्गति की बात है। तब मैंने एक गीत लिखा था, 2 3 गीत लिखे, किशन वर्मा जी ने हिम्मत की, किशन वर्मा जी ने हिम्मत की कि अच्छा मैं उस गाऊंगा भाई उसी
सर जी। मैं हाँ बीच जी। में रोक रही हूँ। आज चाहो तो भाई तो दो चार लेनियां ते ता सुनाई भी दे हाँ चलो मैं सुनाता हूँ। खैर कृष्ण वर्मा बिल्कुल। जी ने गाया है तो बड़ी बात है, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो मैंने गीत गाया कि सुनो मेरे गीतांगे भाइयों, नशेरे गीत गाओ ना, सुनो मेरे माठे छोरुओं, आदे तो माड़े लाओ ना, घोरे से भेजे तुए कॉलेजों के पढ़ दे, नशा कोरी बुरे हालो हर कोई ऋण दे, शक्लो बिगाड़ी के कोखनो से खिड़ दे, कुए ना देखो तो कुत्ते लागो झिड़ दे। फिर आगे का भी थोड़ा भूल रहा हूँ, पहले लिखा था जैसे माँ बाबेरी कमाई ना, माँ बाबेरी कमाई ना, गवाओ भाइयों, सुनो मेरे गीतांगी भाइयों, नशेरे गीत गाओ ना। उसके बाद मैंने नशे पर एक और गीत लिखा, और एसपी शिमला की ओर से हमारे लिए वो एक फरमाइश आई थी, उनके लिए हमने गीत लिखा था। तो उन्होंने भी अपने बिल वॉल पे ये शेयर किया था, और बड़ा चला था वो गीत के, क्या था कि बुरा सीखा तुम्हें करना नशा, हेट मेरी आ जवाना ओ, का करी गुआ अपनी दशा, कहीं फिरा तू दीवाना हो। फिर उसके बाद जो आज अभी मैं बड़े गर्व से बात बताना चाहूंगा, लोग कई बार सोचते हैं कि मेला लूट रहा है। हार्मनी ऑफ द पाइंस जो अभी बैंड बॉम्बे गया है, आप सब देख रहे हैं, फनकार जो क्या आपके कलाकार, ये जो एक कार्यक्रम आ रहा है, तो जी। विजय भाई और वो सब लोग हैं। तो उन लोगों से मेरी मित्रता थी, तो एक बार उन्होंने बात की कि भाई साहब हम हमारे भाई डीजीपी साहब या बाकी ऑफिसर्स भी चाहते हैं कि इस तरह की कैंपेनिंग और इस तरह के गीत लिखे जाए। तो फिर मैंने नशे पर उनके लिए भी जो गीत लिखा, जो सबने बहुत सुना। उसके बाद कॉमेमोरेशन डे पे भी उन पे लिखा। तो हम कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये परिपाटी चलाई जाए कि नशे के विरोध में गीत लिखे जाए। हाँ, ये परिपाटी चलाई जाए कि लोक संस्कृति को नष्ट करने वाले के विरोध में गीत लिखे जाए और उनको गाया जाए। 10 लोग सुने, 15 लोग सुने, 25 लोग सुने, क्या फर्क पड़ता है? ना सुने कोई ना सुने, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है, एक साहित्यकार होने का जो मेरा कर्तव्य है, वो दायित्व तो मुझे निभाना है। और मेरा उन सब लोगों से मानना कहना है, जितने भी गीतकार, जितने भी लोग गायक इन गीतों को गा रहे हैं, आप पाप कमा रहे हैं, आप अपराध कर रहे हैं। लोक गीतकार या साहित्यकार या समाज का जो दृष्टा है या जो दर्शन शास्त्री है, उनका कर्तव्य रहता है कि वो संयमित बातें लिखें, संयमित तरीके से समाज को जीना सिखाए। वो ऐसी चीजों का प्रचार ना करे जो वो अपने बच्चे को नहीं चाहता है। थोड़े से व्यूज के लिए, कुछ चंद रुपयों के लिए आप क्या लिखेंगे कि ये कादिया मंगाए जा रहे हैं मेरे पीने के, जी बोल रहा हूँ। क्यों? किस लिए? या हम कुछ ऐसी चीज करेंगे, क्या तुम अपने बच्चे को सब कराना चाहते हैं? और अगर हम अपने बच्चे को वो नहीं दे सकते हैं, तो वो मैं ऐसा क्यों कर दे भाई? भाई मैं बड़े सलमान खान लागोगे, बड़े शाहरुख खान लागोगे, और तेने क्या कर दी? सलमान खान शाहरुख खान का आदि तो जरा जो समझो, और हो सके तो हिमाचल ना के आओ, अपने देव संस्कृति ना के आओ। जो हाँ, हमारे संस्कृति दी भी है, परंपरा में कुछ बातों माड़ी हुई सकती, बुरी हुई सकती, उनको छोड़ो। उनको छोड़ने के लिए भी कौन आगे आएंगे? हम लोग आएंगे। और जो अच्छी बातों से सच्ची बातों से तीनों चलाते रहो, चलते रहो। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा, आज कह रहा हूँ संगीता जी, कि मुझे बड़ा नाम मिले, बड़ा पैसा मिले, मेरा बड़ा वो। अब मुझे देख रहे हैं मैं कैसा हूँ, क्या जैसा भी, सब लोग मुझे जानते हैं। मुझे तो अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता, अपने आप को सजने संवारने का भी। तो इन सब बातों से छोड़ करके समाज के लिए जीना बड़ा जरूरी है। उसके लिए अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने आप को सिखाना पड़ेगा। लोक संस्कृति क्या है? मात्र 4 गीतों गाए के नो में लोक संस्कृति जान पड़ते, या मात्र कोई सा भी गीत उठा करके लोकगीत मान गया जी। उसका मर्म समझना पड़ेगा, उसके पीछे की कहानी समझनी पड़ेगी, उसको उस तरह से गाना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें हो रही है, अगर कोई और प्रश्न है तो वो भी लिया जाए। प्रश्न था भाई मतलब भरमार लग दी ना। मेरे जेडे प्रश्न सा मेरे आंध्रे जड़ी गुड़ लग दी भाई, मैंने पूछना है। मुझे कटने थे आज टाइम, आज जेडे प्रश्न लग दे हमारे दर्शक चाहते हैं कि भैया आप ही नहीं की सवालों का जवाब दे। तो मैं भी चाहूंगी कि
बीच में आपने जो बात कही थी वो मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी। एक तो आपने बात कही कि एक जड़ी तो सगोल बली, एक बल्ली तो सच भई अ जो गीतों की बात कही कि राज्याश्रय की बात हुई। तो आज मैं अपने सभी दर्शकों के साथ भी ये बात साझा करना चाहूँगी और आपसे भी। अ, आकाशवाणी में आज एक रिकॉर्डिंग थी मेरी तो जो मेरी स्क्रिप्ट थी उसमें एक पंक्ति ये थी कि कविता जो है दरबारों के लिए नहीं होनी चाहिए या कवि जो है दरबार के लिए ना लिखे, दरबार की ज़रूरत के हिसाब से ना दरबार लिखे, कवि को ढूँढे, कवि दरबार को ना ढूँढे। क्योंकि ना कवि ढूंढे। को दरबार ढूँढने की ज़रूरत नहीं है उसको। इसी तरह से ये गल जड़ी मारे लोक का फिर भी फिट हो या लोकगीत फिर भी। अगर चंद पैसों की खातिर या फिर जड़ियास बोलूँ भई थोड़ी-सी पब्लिसिटी के लिए अगर हम विसंगतियाँ ला रहे हैं अपनी उस लोक संस्कृति में या लोक गीतों में, तो निश्चित तौर पर जो है हम विनाश की ओर जा रहे हैं और वो जो जिस तरह से आपने अपराध की बात कही, तो वो अपने पाँव पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने जैसी बात और एक हो बात रही और है। जोड़ना चाहता हूँ, संगीता जी, इसी में ही हाँ जी, अभी हिमाचल को 3 पद्मश्री मिले, जिसमें एक चंबा रूमाल के लिए मिला, एक बाबा उनके लिए जो आपका हमारा एक गुरुद्वारा है यहाँ बाड़ू साहिब में, उनके जो संस्थापक उनको, और आदरणीय विद्यानंद सरीख जी को भी पद्मश्री मिला है। तो जे विद्यानंद सरीखे ए जो लिखो हो तो जे नशा करना, अदिया पीना, फलाना करना, ढिकाना करना, तो कहो विद्यानंद सरीको जी का पद्मश्री मिल सको था। बिल्कुल। ऐसी ऐसी होचे चीज गानों वाले यूट्यूबर व्यू तो मिल सकते हैं, पद्मश्री नहीं मिल सकता। पद्मश्री उसी को सही मिलेगा गल जो संस्कृति को लेके चलेगा, जो सभ्यता को उठा के चलेगा और जो अपने आप को तपा के चलेगा। तो इसलिए इस बात को हमें जी। समझना और सीखना चाहिए। बिल्कुल सही गल तो है बोली। एक जरा सवाल लगदा म्हारे इसदा श्री रमेश मस्ताना जी आज स्वागत जुड़ते। अ प्रणाम है पस्ताना जी को जी। अ, हमारी ओर से भी आपका स्वागत है और एक सवाल आपका आ रहा था। एक जड़ यंग ये लगता पूछते थे भैया आज की युवा पीढ़ी संस्कृति और संस्कार से कुछ-कुछ विलग हो रही है। क्या उपाय किए जाने चाहिए? बहुत सही सवाल है। जी, पहली बात तो रमेश मस्ताना जी को बहुत-बहुत प्रणाम। इनका स्नेह मुझे बहुत मिलता रहा है और सबको मिलता रहता है, इनका स्नेह सबको मिलता रहता है। ये वो लोग हैं जो लोग को जी रहे होते हैं। अच्छा, इन्होंने बात की कि युवा पीढ़ी को संस्कार जो विलग हो रहा है, उसके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? मैं बोलता हूँ उपाय कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। उपाय किस बात का करना है? उपाय उस बात का किया जाता है जो बीमारी होती है। हमें सिर्फ संस्कृति को लेके चलना है। मैं जो संस्कृति को जानता हूँ, मुझे वो धारण करनी है। मेरे आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास 20 25 लोग आते हैं उन चीज़ों को सीखने के लिए। आज आप भी तो उस बात को पूछ रहे हैं, उन लोगों को बताते जाओ, थोड़ा, थोड़ा करके चलते जाओ, संस्कृति तो हमारे भीतर बसती है। एक बात और बताऊँ, हाँ, कुल्लू हूँ, चाहे यहाँ सोलनी हूँ, चाहे यहाँ सिरमौर हूँ, चाहे शिमले हूँ, जब ढोलरा धमाका लागला ना और लोकगीत गाया जाला, तो जी नचला नचला। हाँ, चाहे जितने मर्ज़ी अंग्रेज़ी बोलूँ, हाँ, जितने मर्ज़ी चाहे अंग्रेज़ी जानूँ, चाहे यहाँ बड़ा फिलोसोफर बनूँ, लेकिन जब से लगा ढोल दा डम, तो सिरमौरी जाग जाला। तो संस्कार तो हमारे भीतर सो। कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा है जैसे राख के नीचे अंगारा दबा होता है ना जी, वैसे हमारी संस्कृति हमारे भीतर दबी है। जब वो हवा चलती है, तो राख हटती है, तो अंगार सुलग जाता है। तो संस्कार हमारे भीतर है, हमारे जनमानस में है, हमारी परंपराओं में है, वो चल रहा है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस वो राख नहीं जमने देनी है, उस राख को हवा देते रहना है, उस चिंगारी को थोड़ा-थोड़ा हवा देते रहना है, संस्कार जागता रहेगा और ऐसे-ऐसे कार्यक्रम करते रहने हैं। बिल्कुल जी। सही गल बोली तुसें। जरा कई बार क्या होंदे भई अब जैसे हाँ लगदी घर बाहर रौंदी कई टाइम अगोरे कोई 4 साल हो गए मुझे शिमला में या मेरे जैसे बहुत सारे युवा कई बार हम क्या एक इस शहरी परिवेश में रहते-रहते अ, खुद ही कभी ऐसा लगता है कि अच्छा मैं बोली भूल रही हूँ या फिर मुझे अच्छा ऐसा भी कोई शब्द था या फिर लोक संस्कृति बहुत सारी चीज़ें हम धीरे-धीरे वो स्किप करते जाते हैं। लेकिन इसका इससे एक एता बात मतलब याद है एड़ा जी। हाँ जी, जी। एक बात याद है एता कि मतलब एक बार मैं ना, हाँ, हाँ, सॉरी हाँ आपकी जी, हाँ बात जी। काट दी मैंने। जी, जी, मैं आप माल कहिए रोड पे घूम ज़रूर। रहा था शिमला शिमला में, आपकी बात कर रहा हूँ कि शिमला में माल रोड पे घूम रहा था और सबसे बड़ी जिम्मेवारी पता है कौन सी रही? माँ हो रही, जो माँ है वो संस्कृति की पोषक है।
अब इस बात को किसी भी ढंग से लोग लें वो दूसरी बात है। कैसे? हाँ चल रहा जी माल रोड का शिमले चल रहा। तो तिथि एक हुँ, बच्चा बढ़िया पहना, उसने बमनारा मार दी, उसकी अच्छी बात भी अच्छा, और उसने तेरे बच्चे कुछ कागज उठाओ, ओहो बेटू तेरा हिंदू खराब हो गया। हैंडू अब मेरी ये समझ नहीं बिल्कुल। आया कि हिंदू किस भाषा में है, या तो हैंड हुआ या हाथ हुआ। तो अब हम मतलब उस चीज को भी नहीं जी पा रहे जिसको हम जीना चाह रहे हैं। ये है संस्कृति का ह्रास। समझ रहे ना जी? ना तो हम अंग्रेज है, ना हम हिंदू है, ना फलाना, मतलब हम कुछ भी नहीं है। तो इस भाषा से हाँ, तो बचना बड़े चाहिए भाई। अगर बच्चा हाथ बोल जाए तो क्या बुराई है? दादा दादी के पास बच्चा जाता है, और मैंने कईयों को देखा एक दो बार, दादा दादी अपने दे बेटा तेरे बत्तीए खाने, ये तो बत्तीए बोलते हैं, ब्रिंजल होता है बेटा, ब्रिंजल होता है। दादा दादी को जो बोल रहे हो उसको सीखने दो। ब्रिंजल होने से वो क्या मीठा हो जाएगा? हाँ जी। तो ये सब बातें हमारे माँ बाप को भी पर भी लागू करती है कि भाई जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो वो आप इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश पढ़िए। हम भी सीखते हैं, दूसरे भी सीखते हैं, लेकिन उसको जबरदस्ती मत घुसाइए। वो जब बड़ा हो जाएगा वो सीख जाएगा, वो कौन से कुछ सारे के सारे जो है रिकॉर्ड नहीं टूट जाने एकदम में, और अंग्रेजी बोलने से कभी नहीं टूटने। तो हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजी ना बोलो, आप अंग्रेजी बोलो, सीखो। लेकिन जब वो अंग्रेजी बोल सीख रहे हैं वहां, विषय कर रहे हैं वहां, आप कोई स्पीच दे रहे हैं अंग्रेजी में, अगर आप उस लायक है तो वो बोलिए, लेकिन हर कहीं तो नहीं अंग्रेजी घुसाइए। ज्यादा से ज्यादा तो हमारे संस्कृत का शब्द घुसाओ, ना तो कोई पहाड़ी शब्द ले आओ, अपना कुल्लूरा बोलो, कांगड़ेरा बोलो, शिमलेरा बोलो, कहीं सिरमौरा बोलो, चंबेरा बोलो, कोई शब्द नया बोल दो। तो इस तरह से संस्कृत और भाषा पलती रहेगी। बिल्कुल सही तुसी गल बोली। अब जड़ी अस लगदा है भई हिमाचल लोक संस्कृति तो लोक गीता गल करदे और लोक गीतों में लोक संस्कृति की बात की जा रही है। तो थोड़ी सी आऊँ तो सगे ये सवाल करना चाहूँ से भई अगर ऐसे हिमाचल गल करता लोक गीतों में हमें लोक संस्कृति किस तरह से झलकती है? कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा जी। देखो, लोक संस्कृति जो है ना जी, लोकगीत तो कैसे आऊं अब, ये दो चार उदाहरण आतू आते हो, ठीक है ना जी। अब वो क्या आता है कि अब बहुत अच्छे अच्छे गीतकार ने गीत गाना, मुझे उतना अच्छा गाना तो नहीं आता है। कुक तो लाया शोकी धारो दा बेटेरा, के दिया मुश्किल जीना तेरा। क्या बात, वो सीधी सीधी बोल रहा है कि जब सुखीदार एक तो रूठ के घर से चला गया, सुखीदार में उसने डेरा कर दिया, तो मुश्किल जीना कैसा, तो उसका जीना भी मुश्किल कैसे हो गया? ऐसे होगा जीना कि ना तो वहां पानी मिलेगा, ना वहां पर सुखीदार में वहां पर कोई आपकी वनस्पति मिलेगी, ना वहां पर जंगल जमीन कुछ को पाल सकेंगे। तो मुश्किल जीवना तेरा, सीधी सी बात बोल दी ना उसने। संस्कृति आ गई ना। धारो बेने बोलो हाडना के दिया, धारो चुटोले बेकुबे, तेरा मेरा चेबे मिलना के दिया, किए मंगोले रे बुधे। बार भी आ रहे कैसे, मंगोल बुध कैसे बोला जाता है, वो आ रहा है ना उसमें। ये संस्कृति अपने आप जुड़ती है, अपने आप आते हैं। और जैसे कि चुट्टू गिले दुका छुरे मुंडवाने रे गे जोईतिए। चुट्टू गिले तो काछर है, जो गिल्ला जब हम पहन रहे किला, किला, तो चुट, अब फिर जैसे अचानक से गिले से अगर काची टूट जाए ना, उसका जैसे झटका लगता है ना व्यक्ति को, सहम जाता है। ऐसे ही जब हाँ वो जी। उसकी कोई प्रेमिका उसको छोड़ के चली गई तो उसको भी ऐसा झटका लगा, जैसे मान लो गीले का कांची टूट गया हो। ये संस्कृति है, आ रही है बहुत ही उसमें, दर्ज रही है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर अगर हमने अब कुछ और ही तरीके से लिखना, अगर हमने बेबी डॉल में सोनम दे लिखना, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अब ये अ, समझना पड़ेगा कि संस्कृति को कैसे लाया जाए, है ना जी। या जैसे मैं और आपको उदाहरण देता हूँ कि संस्कृति की वजह से वो सैगल साहब ने कितनी प्यारी चीज गाई थी, वो ऐसे मुजरे जुगे जुबाना बेछड़ू सजरे गुरखिए ऐसे मुजरे। अब गाने वालों ने इसको क्या कर दिया, मोजुरे जोगे कर दिया। एक बात मैं आज कहना चाह रहा हूँ, देखो जी, आज से पहले कभी किसी ने ये बात कही नहीं है, और आज के बाद शायद ये बात कही जाए। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि हम जो हमारे घी नाट्य रसा हो ना, जिसके जो मैं मुजरा शब्द प्रयोग किया ना जी, सबसे बड़ी गलती की। अरे हमारी माँ बेटियां भाई बहन हम क्या मुजरा करेंगे? और मुजरा किया कहाँ जाता था? मुजरन, मुजर बोला जाता था, मुजर। बातचीत की जाती थी, उसको मुजर मानना बोलते हैं हमारे। मुजर को किसी ने मुजरा बना दिया, किसी ने कुछ ना, तो मुजरा नहीं, हमारे घी हो, नाट्य हो, राशि हो, लाम हो, ठीक है ना जी, मुजरा दाती हमारा।
लेकिन अब ये लैब, अब क्योंकि दरबारों में जाकर के कुछ लोगों ने गाया बजाया उस टाइम ना, रजवाड़ा में या मुगल काल में, तो वो जो वहां मुजरा वो भी यहाँ भी ले आए। हमारे मुजरा नहीं होता है। वो तो ऐसे मोजरे जोगे जुबाना, मोजरे मतलब ये जो गपशप मारने की योगी कौन थी, छेड़ू सजोरे, बचपन की जो सजीली जो गोरखी थी ना उसके साथी की वो थी। तो ये संस्कृति इस तरह से आती है कि बैठे रोना शिशियों अमो क्या लोगों के लागे तारीखों अमो के लागे तारीख, ऐसा था, लोगों के लागे अमो के लागे तारीखों लांबा, कुछ इस तरह से। मैं भूल रहा हूँ गीत ना ये, कई बार लाइव स्ट्रीम में होता है कि भूल जाता है आदमी, जब तैयार ना हो इस बात के लिए। तो ये इस तरह से संस्कृति आती है और अपने आप आती है, गीतों में आती है, उसको समझना बाकी रह जाता है, अन्यथा कुछ भी ऐसा नहीं है कि। सर, अगर आप तैयार ना हो के इतनी संजीदगी से सवालों के जवाब दे सकते हैं तो मैं ये सोच रही हूँ कि तैयार होने के बाद क्या स्थिति रहती होगी। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और बीच में वीरेंद्र सर लिख रहे हैं कि 110 शेयर हुए हैं। ये चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का ये आपके लिए हमारी प्यार, बात, अपने लोक संस्कृति के प्रति जो स्नेह है, आप अपनी लोक संस्कृति के प्रति जो प्रेम है और आपके प्रति जो स्नेह है वो दर्शाता है। और इसी वक्त अपने सभी दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगी कि वीरेंद्र ये वीर जी जो को भी हमारा हमारे, आभार कि वीरेंद्र वीर जी जो है ना, बीच में आप भूलेगा मत संगीता जी। वीरेंद्र वीर जी एक ऐसा हनुमान है कि ये संकट मोचक हनुमान है, ये सभी का है, जब जहां जिसको जरूरत पड़ती है वहां खड़ा हो जाता है, उसके बाद अपने आप निकल जाता है, गालियां भी सुनता है, बदनामियां भी लेता है, हम देख भी सुन रहे हैं। लेकिन अभी शेरजंग चौहान जी भी मुझे दिख रहे हैं मंच पर, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम नमन। एक दिन शेरजंग चौहान जी का भी हम सेशन रखेंगे संगीता जी, आपको रखना चाहिए, मैं बिल्कुल गुरुजी से बिल्कुल बात करूंगा। ये लोकविद हैं बहुत बिल्कुल बड़े, सर। और अभी मैं उतना परिचय नहीं दे पाऊंगा इनका। तो उन सभी लोगों को प्रणाम, जो भी बड़े बुजुर्ग लोग जो जुड़े हैं, जिन भी लोगों ने हमें सहयोग दिया है। और मैं सबसे ये एक निवेदन करना चाहूंगा कि संगीता जिस उद्देश्य को लेकर के चली है ये बच्ची, उसमें सहयोगी बने, इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायता करे। अपना किसी ने कुछ नहीं ले जाना, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। मुझे भी जब इनके उद्देश्य उद्देश्य के बारे में पता चला तो मैं 100 काम छोड़ करके बैठा हूँ कि चलो संगीता जी एक अच्छे उद्देश्य के लिए लगे हैं, कहीं इनका दिल ना टूट जाए, कहीं संगीता जी को ये ना लगे कि अच्छे लोग तो साथ देते ही नहीं है, या संगीता जी को ये ना लगे कि कुछ जो बड़े लोग हो जाते हैं वो पता नहीं दूसरों को पढ़ना पालना चाहते हैं कि नहीं पालना चाहते हैं। तो इस तरह से कोई बच्चा ना टूटे, इस तरह से कोई शोधकर्ता ना घबराए, इस तरह से कोई भी व्यक्ति चलना ना छोड़े, हमारा ये प्रयास होना चाहिए, हम सबका यह प्रयास होना चाहिए। तो आप बिल्कुल सबसे भी ये सर, मैं निवेदन करूंगा कि आप जब भी संगीता जी आप सबको बोले तो आप जरूर समय निकालें संगीता जी के लिए। बहुत शुक्रिया सर, ये अपील करने के लिए। ये आप सभी का स्नेह है। और जिस मिशन को हमने शुरू किया है, मिशन ही कहूँगी, एक रील है अंदर, और आप सभी का जो स्नेह मिल रहा है, 110 शेयर, ये बहुत बड़ी संख्या है अ, मुझ जैसी बच्ची के लिए। और निश्चित तौर पर आपके आने से ये हुआ है। और बहुत सारे अभी प्रश्न हैं, हम थोड़ा-सा ज़्यादा समय ले सकते हैं क्योंकि दर्शक अभी तक जुड़े हुए हैं, और मौके का फ़ायदा उठाते हुए 2-3 सवालों पर जी और आएँगे। एक तो सतीश धर जी का सवाल है कि सिरमौर के लोक गायकों पर भी कुछ कहें। बल्कि मैं आपसे ये अनुरोध करूँगी कि क्योंकि बात हिमाचल की हो रही है, तो हिमाचल के लोक गायकों पर आप बात करें। हिमाचल के जी, लोक गायकों के साथ। बहुत सुंदर बात आपने की, और ये बात करनी चाहिए थी हमें, और बल्कि सबसे जी, पहले करनी चाहिए थी। क्यों करनी जी। चाहिए या थी? और क्योंकि बल्कि इस श्रेष्ठ जो, सवाल को, जी, मैं बीच में थोड़ा-सा रोक रही हूँ। इस सवाल को हम जोड़ते हैं कि वर्तमान में जो लोकगीतों में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, पारंपरिक लोकगीतों से अब तक की जो श्रृंखला चली आ रही है, जो विकास की जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है। वो विकास या ह्रास या बहुत सारी चीज़ें मिली-जुली होती है। तो उन चीज़ों को भी आप इसी में समाहित करें। मैं 2 सवालों को एक साथ जोड़ रही हूँ। जी संगीता जी, मैं इस बात पर बिल्कुल आ रहा हूँ। पहली बात तो मैं सबको, जो भी हमारे नए गीतकार या नए गायक या जितने भी हमारे संस्कृतिविद हैं जो भी लिख रहे हैं, उनसे मैं एक विनम्र प्रार्थना एक बार बार करता हूँ, एक दो बार मैंने अपने फेसबुक लाइव पे भी कहा है कि आप पारंपरिक गीतों से छेड़छाड़ बिल्कुल भी ना करें, और अगर करें तो जो गीतकार है या जिसने गाया है उनको एक बार पूछ ले। मैं बहुत बड़े अच्छे अच्छे सिंगरों को देखता हूँ जो ये अभी भाषण देते हैं कि ये मेरा फलाना गीत आ रहा है, आप इसको पसंद कीजिए, और लेकिन गीत होता है वो किसी पुराने गायक का गाया हुआ।
अरे तुम लोगों में हिम्मत नहीं है कि तुम उस तरह की टोन बना सको, तुम में हिम्मत नहीं कि तुम उस तरह की कंपोजिशन कर सको, उस तरह की रागदारियां कर सको, उस तरह का आरोह अवरोह दे सको, तो बिल्कुल भी तुम्हारे में ये हिम्मत नहीं, तुमने ये सीखा नहीं है। ये जो पारंपरिक धुनों पर, देखो धुनों पर गीत लिखे जाते हैं और धुनें हमेशा से शाश्वत रही है, वो पारंपरिक रहती है। दूसरी बात है, मैं एक और बात कह रहा हूँ कि हमारे जो लोग गायक हुए, जैसे मानो कांगड़ा से प्रताप जी को मैंने सुना था, मैंने इनको लाइव सुना है प्रताप जी को, जिन्होंने वो, जिनका बड़ा फेमस हुआ था कि जीना कांगड़े दा, है ना जी। या फिर कुल्लू में बहुत सारे लोग हैं, और कृष्णा जी का बात करना तो मैं भूल ही गया हूँ। कृष्णा ठाकुर जी एक ऐसी लोक गायिका, ऐसी लोक गीतकार, जिसने इतने सारे गीत दिए हैं, जिसने संस्कृति को पिरो के रखा हुआ है। या फिर नरेंद्र ठाकुर जी है, या हमारे कृष्ण वर्मा जी हैं, या अगर सतीश धर जी ने जो कहा था, सिरमौर के लोक गायकों में उदयराम बौनली जी, डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी, ठाकुर किशन सिंह जी, और आपके प्रेमलाल शर्मा जी, जो मतलब सच में जो गायक है। हरिचंद जी हमारे गायक हैं, अभी वर्तमान में बहुत अच्छा गाते हैं, लोक गायक हैं, जो वास्तव में लोक गायक हैं। खैर नए गायकों के मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उनको तो सब जानते हैं, उनके बारे में सबको पता है, इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ। और इसके पीछे कोई विशेष कोई बात नहीं है। कृष्ण वर्मा जी का नाम इसलिए लेता हूँ कि मेरे परम मित्र हैं, हम दोनों साथ बैठ करके काम करते हैं। या डॉक्टर महेंद्र राठौर जी को मैं सुनता हूँ, बहुत सुंदर गाते हैं, जिस तरह से गाया जाना चाहिए इस तरह से डॉक्टर महेंद्र राठौर जी गाते हैं वर्तमान में। राजेश मलिक एक नाम है, कभी यूट्यूब पे सर्च करना, बड़े गीत उनके वहां है। उनके गाए हुए गीतों को लोगों ने आज कई बार गा दिया है, और उनके वजह से वो लोग रोटी खा रहे हैं, लेकिन उसका नाम तक नहीं लोग लेते हैं। तो ये सब बातें हमें देखनी पड़ेगी, हमें अपने बुजुर्गों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनका सम्मान भी करना पड़ेगा, और उनसे सीखना भी पड़ेगा, उनकी डांट भी खानी पड़ेगी। आज भी मैं जब इन लोगों को फोन करता हूँ, इन लोगों से बात करता हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। आगे भी जी, सीखता जी। रहूंगा। और आपका जो दूसरा प्रश्न था, आप उसे दोहराएं तो अच्छा रहेगा। मेरा ये सवाल था कि वर्तमान में जो लोक गीतों में परिवर्तन देखने को मिलता है, हिमाचल के लोक गीतों की बात कर रही हूँ, तो हम्म। कितना और किस रूप में परिवर्तन देखने को मिलता है आपको एक लोक गीतकार के तौर पर? जी देखिए संगीता जी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हाँ, आदरणीय ओम प्रकाश राय जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा, और उन्होंने बहुत सुंदर नाम ठाकुर जियालाल जी का, उस पर मैं एक विशेष चर्चा भी ठाकुर जियालाल जी पे करूंगा, और आदरणीय ओम प्रकाश राय जी पर भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है। पर आपके प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा कि वर्तमान जो लोग, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। तो निश्चित तौर पे हमारा लोग जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बदलेगा, तो लोकगीत भी बदलेंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं कि उसमें कोई बहुत बड़ा आक्षिप्त होने वाली बात नहीं है, विक्षिप्त होने वाली बात नहीं है, लेकिन मूल फिर भी रहेगा। भाई खेती तो हम आज भी करते हैं, कूल का पानी तो हम आज भी लगाते हैं, आज भी हम अदरक लगाते हैं, आज भी हमारे सेब होते हैं, आज भी हमारे गांव में खुमड़ियां होती है, आज भी हमारे मेले होते हैं। तो उनका जिक्र जो है, उनका जो है संबंध कहीं ना कहीं आज के नए गीतों में भी आना चाहिए, उनको लिखा जाना चाहिए, उनको उस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और जो परिवर्तन जो होता है, वो अचानक से जो परिवर्तन आता है वो बुरा लगता है। जैसे कि अचानक से आपको ये अंग्रेजी टोन डाल करके, या पंजाब, अधिकतर तो ये हो रहा है कि पंजाब की टोनों को लिया जा रहा है, उसके ऊपर यहाँ पर कुछ गठजोड़ किया जा रहा है शब्दों का, और उनको लिख करके गाया जा रहा है। ठीक है, उनको पसंद किया जा रहा है, लोग उस पर नाच रहे हैं, लेकिन वो शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाले हैं। तो इसलिए वो परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है संगीता जी। आज भी जब हम गाने गाने बैठेंगे, तो हम वही गीत उठाएंगे पहले जो प्राचीन समय में गाया गया था, वहीं से हमारी लयकारी बनेगी। सीधा सीधा नया गीत नहीं गा सकते, आगे भी वही गाए जाएंगे, और जो नए गीत इस तरह के बनेंगे, उन्हीं को ही दोबारा गाया जाएगा, जो इस परिपाटी में फिट बैठेंगे। उसके बाद मैं एक बात बीच में और ले रहा हूँ, ठाकुर जियालाल जी की। जियालाल ठाकुर जी एक ऐसा नाम है, इनको भी हम एक दिन, मैं चाहूंगा कि आप उनको ले आए। लोकविद, संस्कृतिविद, और वैदिक तालों के मर्मज्ञ। वेद समय में जो वैदिक तालों के इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको देविक ताल भी बोला जाता है। देव ताले या वेद ताले एक ही बात है, उसके मर्मज्ञ हैं। और ये अभी भी एक कोने में पड़े पड़े साधना रत हैं उनकी बोल बांट करने में, कि लोकगीतों के जो वाद्य बजाए जाते थे उनकी बोल बांट कैसी थी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, विरासती संस्कृति का डंका। बहुत सुंदर पुस्तक आई है, बड़ी उपयोगी पुस्तक है, जियालाल ठाकुर जी ने जो रची है। और इनसे जरूर बात करके हम बहुत कुछ सीखेंगे। इनके बारे में अभी जो बोलूंगा वो कम होगा। आदरणीय ओम प्रकाश राही जी भी, शकुंतला प्रकाश जी भी आ रहे हैं मंच पे। आदरणीय ओम प्रकाश राही जी हमारे सिरमौर, हिमाचल के तो है ही है, लेकिन सिरमौर के भी शीर्षस्थ पुरुष, सिरमौर के तो है ही है, हिमाचल के भी है। संस्कृत के बहुत बड़े मर्मज्ञ और मेरे नाना जी होते हैं।
उनको भी मैं प्रणाम भेजता हूँ इस मंच से। एक दिन वो भी इस मंच पे आएंगे और आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। शकुंतला प्रकाश जी यहाँ पर आए थे, संगीता जी, वो वैद्य सूरज सिंह जी की पुत्र वधू है। अभी मैंने उनको वाह। देखा और मैं उन्हें माता जी कह के पुकारता हूँ। शकुंतला प्रकाश चौहान जी को भी मैं प्रणाम भेजता हूँ यहाँ से। तो ऐसे ऐसे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं संगीता जी, आप अपना मनोबल मत तोड़ना। आप जिस तरह से आज मनोबल तोड़ गए थे और आपने जब फोन किया था, तो आप देखिए प्रभु कृपा कैसी है आप पर। आप जिस उद्देश्य को लेकर के चले और चलते रहिए, बड़ा लंबा जाएगा ये सफर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और सभी दर्शकों का मैं सचमुच आज तो ये सुनील बहुत चौहान ही का एक ज्यादा। कमेंट ले रहा हूँ मैं। संगीता जी, सुनील चौहान एक लड़का आ रहा है। सुनील चौहान जो है वो पीएचडी में शोधरत है शिमला यूनिवर्सिटी में। आप उनसे मिल लेना, वहाँ शायद आप जानते हो, नहीं जानते हो तो इनसे मिल लेना। और ये नए, अब इन्होंने लिखा बदलाव प्रकृति का, इन्होंने कहा है कि नयापन आए और पारंपरिकता बिना टूटे। बहुत सुंदर बात इन्होंने कही है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन नयापन तो आए, लेकिन पारंपरिकता का धागा ना टूटे। आपके मंच पे जोगिंदर हाबी जी को भी देख रहा हूँ। जोगिंदर हाबी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं बीच में सभी के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन अंत में जरूर कहूंगी एक सवाल के बाद जितने लोग जुड़े हैं सभी के लिए। अ, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जड़िया से गल बात की जितने भी कार्यक्रम लगते हर एक क्षेत्र अलग अलग बोली आले लगते, अपनी अपनी बोली में लगते, सारा जड़ा संवाद लगता, गलबात लगती होंगी सारी पहाड़ी में लगती होंगी। बड़ा मजेदार कार्यक्रम चलता जितना मैं समझ रही हूँ, और जितना तो प्यार ला परेशाना अलग अलग जगह लोग का लायदे जुड़ दे, इतना प्यार हमारे जितने भी हमारे लोग और सूत्रधार के तौर पर इन कार्यक्रमों में जुड़ रहे हैं। और आप सभी का शुक्रिया करूंगी, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, पहाड़ी में बात कर रहे हैं, लोक संस्कृति पे बात कर रहे हैं, लोकगीतों पे बात कर रहे हैं, तो जड़ी मेरा तो ये सवाल सा आखिरी, भाई बोलियां जड़ी हमारी तथा संरक्षण उनको बचाने में लोकगीतों का योगदान किस तरह से है? जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। लोकगीत ही, जो लोकगीत होंगे ना जी, लोकगीत ही लोक भाषा बचा सकते। ना राजा बचा सकता, ना प्रजा बचा सकते। लोकगीत होता जब सही लोक भाषा रा प्रयोग होला तो से बचला। क्यों? क्योंकि जे कुल्लूरा कोई भी गीत गाया जाला ना जी, तो जो में इथे समझ दे, ठीक है ना जी। कृष्णा जी ने गाया था, तारा लाड़ी उन्होंने लिखा था, इंद्र ठाकुर ने गाया। और इंद्र ठाकुर जो है बहुत सुंदर गीत गा रहे हैं आपके, इंद्र सिंह ठाकुर जी ना कुल्लू से। तो अच्छे गीतों में सुन दे। बिल्कुल तो बिल्कुल। तिनी जो लाड़ी छावनी गाया, तिने जितने भी गीत गाए, तो जो ते भाषा बोले जाओ, तेरे जो शब्दों से उमें तो सीखे ने। सिर मोरे ने मेरे गीत जो तू कुल्लू सूखे, कुल्लू सुने, शिमला सुने, सोलने सुने, तो तीने मेरे शब्द तो होटे, तो से शब्द सीखे। तो जो सिर्फ सिर्फ जो लोकगीत हो सो, लोकगीत एक ऐसा माध्यम हो सो जो हमारी भाषा पुष्ट कर सको। और इथेरी भाषा तेथे, तेथेरी भाषा इथे आन सको, भेज सको, ले सको। और अब इनो बड़ी यहाँ जो तुड़का लाना वो ठेकेदारनी है, कांगड़ेरा या बिलासपुर रा गीत हो सो। तो जब से हमने सभी सुना, तो भाषा तो सुने, भाषा तो समझे। और तीन फर्क कि इना इना बढ़िया जो तुड़का लाना हो ठेकेदारनी, अब जे कांगड़ा ऐसो बोलो तो सिरमौर तो जो बोलो जे इनो बड़ी दा तुड़का लाना रे ठेकेदारनी, का फर्क पड़ा? खुद भाषा के लिए हुए। तो ये जो बहुत बढ़िया प्रश्न तुमने किया कि लोक गीत जब सही ढंग रा लिखा जाएला, लोको रे शब्द तीने पाए जाले, नए नए शब्द, और नए नए ऐसे शब्द जो हमारे संस्कृति दर्शाते, पुराने शब्द वे अमुक तो नवे शब्द, क्योंकि जो मैं सब जानते हैं तीनों तो अमुक से नवे शब्द हो। तो पुराने शब्द को सी बुजुर्गों पास भविष्य के तीनों सीखोगे, तीन लिखोगे बे, तो तब से हमारी भाषा आगे बढ़ ले, किताबों दे बढ़ ले, सिद्धांतों दे बढ़ ले, शोध कार्यों में भी बढ़ेंगे। लेकिन लोकगीत जिस ढंग से बढ़ा ले, जिस ढंग से और कोई नहीं बढ़ा सकता। ललित कुमार जी, ये अच्छा अपने भाई ललित भाई भी, ललित गर्ग जी भी आए आपके मंच पे, इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। ललित गर्ग जी ये सियारण गायक हो बहुत, बरलाज जो सुनने हो ना, बरलाज, बरलाज एक बहुत बड़ी परंपरा है, दिवाली के साथ की, और मंडी सराज तक गाया जाता है बरलाज ना जी। तो तीन सियारण गाया जाऊं तो ललित गर्ग जी ने वो गाया है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। और सोलन के पुड़ुआ की चर्चा मदन हिमाचली जी, प्रणाम आचार्य वर्ग गुरुवर मदन हिमाचली जी को हमारा प्रणाम है। और सोलनेरा पुड़ुआ गुरु जी, मात्र सोलनेरा ने सिरमोरा दावे पुड़ुआ के जाऊं, सोलने में पुड़ुआ किया जाऊं। और पुड़ुआ का हूं, संगीता जी आप बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, अब मैं बोल रहा हूँ। पुड़ुआ क्या होता बिल्कुल है सर, आपका ये मैं स्वागत बता है। रहा हूँ। पुड़ुआ जो होता है वो एक बधाई नृत्य होता है।
या मांगलिक नृत्य होता है, जो या तो बच्चे के जन्म पर किया जाता है या शादी ब्याह या किसी भी खुशी के मौके पर किया जाता है। से पुड़ुआ हो और पुड़ुआ गीत सुनने वो हो, सिर मोरब हो सुनने अपने तरीके रा हो और सिर मुर्दा कुछ थोड़ा अपने तरीके रा हो। तो जो हमारे जो बेटे री या बेटी रा जब जन्म हो तब वे पुड़ुआ गाए जाओ और सिर मात्र मात्र महिला तिंदी नचदी, महिला तिंदी गांधी। हाँ, सुनने शायद जो है ना वो पुरुष लोग भी उसमें नाचते गाते हैं शायद, लेकिन सिरमौर में ऐसा नहीं है। और फिर शादी या ब्याह हो, मांगलिक कार्य हो तो वैसे पुड़ुआ गाए जाओ ना जी। और उसके कुछ बोल उसमें बहुत अच्छे अच्छे बधाई गीत भी गाए जाते हैं जो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं। तो जरूर मदन हिमाचली जी, इस पक्ष को लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक सवाल, किसी दर्शकों में से किसी का अगर सवाल छूट गया हो तो वो हमें फिर से कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। वीरेंद्र शर्मा वीर जी हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। सर कोई सवाल कर रहे थे लेकिन मुझे नजर नहीं आया स्क्रीन पर, आप एक बार फिर वो कमेंट के माध्यम से हम तक अपना सवाल पहुंचाएं। और अगर किसी और का व्यक्ति का सवाल है तो जरूर रखें। आखिर के 5 मिनट लेंगे हम सर के साथ, क्योंकि 10 मिनट वैसे ही ज्यादा हमने ले लिए बड़ा हैं। लंबा पर कार्यक्रम चल पड़ा है, दर्शक ऐसा नहीं सोचा था। दर्शक इतना प्यार दे रहे हैं। और आज सचमुच मैं अगर अपना अनुभव साझा करूं, आज मु एत डेढ़ गोरे पहली बारी लागे तो भाई मु आऊं पहाड़ न सा मु पहाड़ी में गलाणी ये जू ताऊ मंचा पर भी जाय सर पहाड़ी बोली सकूं तू सजा के सारे बड़ी बारी सहज महसूस क्यों मैं आज पहाड़ी में गलाना भाई मु थोड़ी थोड़ी लाग दे हम बोल दे हाँ हाँ इतने हाँ। डेढ़े हुए ना। जो संयोजिका है उसको ही पहाड़ी नहीं आती, वही बोल नहीं रही है। अभी पिछले कल भी जस्ट रोटी है सर, मैंने कहा सर आप जो लोग जिनके साथ थोड़ा नजदीकी समझती हूँ कि उनके साथ बातचीत होती है, तो हालांकि आप सभी के साथ अब तो धीरे धीरे नजदीकी होगी, आप संगीता जी, सभी एक सेशन एक प्यार बार जब कुछ समय लगेगा तो इस विषय पे जी भी बात करेंगे, जो हमारी संस्कृति वो कहाँ से चली और कितनी चली है। आज जो हम संस्कृति हम जो प्रयोग में लाते हैं ना जी, वो महाभारत और रामायण काल की संस्कृति है। उस पर कभी बात करूंगा और बहुत लंबी बात हो जे परंपरा जो हमारा जो आज बस ना जी हमारी परंपरा है महाभारत और कुंजियो सो, रामायण और कुंजियो सो या तेजी अगली बरलाज के टाइम की या सदी के टाइम की कुंजी परंपरा में आज बसो कैसी सी जिंदगी हो सो। इनका बहुत लंबा कार्यक्रम होला, बहुत बड़ा। और बार बार मेरे गुरुजी आदरणीय योगेश ममगाई जी, आप नहीं जानते हैं, योगेश ममगाई जी को मेरा प्रणाम है। इन्होंने मुझे 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ाया है। वर्तमान में गुरुजी कनाडा में हैं और कनाडा में गुरुजी वहां पर हिंदी की मशाल लेके चलते हैं। वाह। हिंदी कविता को और हिंदी साहित्य को वहां पर जिंदा रखा हुआ है मेरे गुरुवर ने। गुरुजी आपको इस मन से प्रणाम करता हूँ, योगेश ममगाई जी को। और साथ में मुझे दीदी भी दिखे हैं, कोमिला दीदी भी, उनको भी प्रणाम है। तो सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम है जी। अ, इतने सारे लोग जुड़े हैं, 55 लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, 60 तक पहुंच रहे हैं बीच में मैं देख रही हूँ। तो एक अपील आप लोगों से जरूर करना चाहूंगी। यूट्यूब चैनल पर भी खुद की तलाश नाम से हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है, जिस पर हम लाइव स्ट्रीमिंग एक साथ तो नहीं कर पा रहे दोनों चैनल्स पे। मल्टीपल जो स्ट्रीम या के थ्रू हम करते हैं वो नहीं कर पा रहे, लेकिन उसमें शायद कुछ वो सब्सक्राइबर्स का रहता है कि 1000 सब्सक्राइबर के बाद आप कर सकते हैं या कुछ ऐसा। मुझे नहीं ज्यादा टेक्नोलॉजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे सीख रही हूँ। लेकिन इस वक्त जितने लोग जुड़े हैं आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर 50 लोग जुड़े हैं तो 50 सब्सक्राइबर अभी बढ़ जाएं। आप सभी और चैनल को एक सब्सक्राइब और करें, सीता जी, शेयर भी सभी करें। दर्शकों से मैं एक क्षमा याचना क्या कर रहा हूँ कि आज बहुत से विषयों का घालमेल हो गया है, होच पोच हो गया थोड़ा बहुत ना। कारण ये कि हम तैयार ही नहीं थे, कारण कि मुझे भी पता नहीं था कि क्या बात होनी है। अचानक से फोन आया था आपका, अचानक से थोड़ी कुछ आपत्तियां ऐसी थी कि भाई हमें करना पड़ा। तो मैं इसलिए सबसे माफी चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें आज घालमेल में हुई है, शायद कुछ बातें श्रृंखलाबद्ध ना हो पाई हो। अगले समय में जब हम कभी जुड़ेंगे तो एक पर्टिकुलर विषय को लेकर के आऊंगा और एक पर्टिकुलर विषय पर हम बात करेंगे, एक विशेष विषय का बात करोगे, एक एक विषय समझोगे, एक एक विषय का बात करोगे जी। बिल्कुल सही गलत है भली। तब भी मतलब मैं आपको दाद देती हूँ कि आपने जिस संजीदगी से आज इस कार्यक्रम को निभाया है, दर्शकों के हर एक सवाल का जवाब दिया और मेरे जहन में अभी तुरंत जो सवाल आ रहे हैं उनको आप तुरंत पकड़ रहे हैं और इतनी सहजता से आपने
इस कार्यक्रम में इतनी सहजता बनाई, इतनी सहजता से आपने इतनी संजीदगी से सवालों के जवाब दिए। आप सचमुच काबिले तारीफ रहा आज का कार्यक्रम। स्पेशली मेरे लिए बहुत सैटिस्फैक्टरी था। जो दिल में एक गुबार बना था आज अभी से ठीक 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले, उसको भी उतार फेंका और मुंह सच्चे अपने दिल लग रही थी बलदीप भाई आज इतना कंफर्टेबल महसूस हो तो ऐसा गला एक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बहुत हेक्टिक है या कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल एक सहज सी जो वार्तालाप होना चाहिए था। निश्चित तौर पर आपके आने से ये हुआ, आपके साथ बातचीत करके ये मुझे महसूस हुआ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप आए इतने शॉर्ट नोटिस पर और एक बेहतरीन, एक सार्थक, एक ज्ञानवर्धक चर्चा आज आपके साथ रही। और जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपने बहुत सारे लोगों के नाम लिए। अब इतने सारे कमेंट्स हैं, मैं कुछ-कुछ लोगों के नाम लेती हूँ जो मुझे दिख जाते हैं कमेंट्स। वीरेंद्र शर्मा वीर जी हमारे साथ निरंतर बने हुए हैं, जसरोटिया सर हमारे साथ लगातार बने हैं, पोमिला मैम, हिमाचली मस्ताना जी, बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं। मेरे लिए तो नाम लेना भी एक सचमुच मुझे हाथ जोड़ के नाम लेने चाहिए आप सबके। ओम प्रकाश राही जी, हिमाचली मदन हिमाचली जी हमारे साथ जुड़े हैं, राधे नागो जी जुड़े हैं, डॉक्टर गोपाल चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश राही जी हमारे साथ जुड़े हैं, ओम प्रकाश चौहान जी जुड़े हैं, सुरेंद्र धीमान जी जुड़े हैं, योगेश संगीता जी, मंगेन। आप योगेश बताओ, आचार्य ओम प्रकाश राही जी को आप विशेषता फोन करें, मैं आपको नंबर भेजता हूँ, उनका आशीर्वाद जरूर बिल्कुल, लें और उनसे बिल्कुल सर, विशेष मैं एक तो समय लें, चाहूँगी कि उनसे एक-एक उनसे से समय लें और उनसे जरूर बात की जाए। हाँ जी, बिल्कुल सर, मैं तो चाहूँगी कि एक-एक से सभी से बात करूँ क्योंकि मेरा दायरा भी बहुत छोटा है, अभी एक कदम भर रखा है इस दुनिया में। तो ज़रूर आप सभी से बात करूँगी और आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इतना स्नेह दे रहे हैं, हमारे जितने भी लोक अध्येता या लोकविद के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर रोज़ आप 1 डेढ़ घंटा हमारे साथ जुड़ते हैं इस कार्यक्रम के लिए, एक तरह से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब कार्यक्रम शुरू हो। तो हम भी कोशिश करेंगे कि कितनी भी बाधाएँ आए, मुझे कुछ पंक्तियाँ थी कि चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, मैं सागर की लहरें बन टकराती रही। कठोर छाती ढकेल देती कठोर छाती ढकेल देती वापस मुझे, बटोर हिम्मत में बार-बार वापस वाह, आती रही। क्या चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, मैं सागर की लहरें बन टकराती रही। लेकिन सागर की लहरें बन तभी टकरा पाऊँगी जब आप सभी का ये प्यार इसी तरह बना रहेगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशेष आभार सर आपका, आदरणीय श्री दिलीप वशिष्ठ जी का। अ, एक ऐसी शख्सियत से आज बातचीत हो पाई है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आप आए और आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस दिन को जो आज थोड़ी-सी असमंजस भरी थी और बहुत सारी उलझनें एक पल में जो है मिटा कर रख रही थी मेरी हस्ती, उसे आपने सहेजा है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं कभी नहीं भूल धन्यवाद। पाऊँगी और आगे भी आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहे। यही उम्मीद करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका मेरी ओर से, हमारे सभी दर्शकों की ओर से, खुद की तलाश की ओर से बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और सभी दर्शकों से अलविदा लेते हैं। पहाड़ी लोक संस्कृति और लोक संगीत द्वा का इनकी जो ये विशेष कड़ी है, आज यह चौथा एपिसोड था। हालाँकि सुन्नी क्षेत्र का कार्यक्रम होना था लेकिन किसी कारणवश, लेकिन मुझे लगता है जो भी चीज़ें होती हैं अच्छे के लिए होती हैं और अच्छा ही हुआ। हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण लोक गीतों में लोक संस्कृति पर बात हुई और निश्चित तौर पर एक सार्थक, ज्ञानवर्धक और रोचक चर्चा आज हुई। यह चौथा पड़ाव था, कल फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, कुछ नए चेहरों के साथ रूबरू होंगे, किसी नए लोकविद के साथ, किसी नए क्षेत्र की लोक संस्कृति के साथ, वहाँ की बोली के साथ, वहाँ के लोकगीतों के साथ। आप सभी बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खुद के साथ रहें, खुद की तलाश के साथ रहें। हम फिर मिलेंगे ठीक 8 बजे कल शाम को। आप सभी इंतज़ार करें अंत में बोलिए, और अपना ध्यान लोक भाषा की जय। लोक भाषा की, ये नारा जरूर नमस्कार, सब दीजिए कि लोक भाषा की जय। धन्यवाद जी। शुभ रात्रि। जी धन्यवाद।